आज हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आप लोग पहला नंबर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि पहला नंबर चैप्टर यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो फिर दूसरा नंबर चैप्टर समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र का, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप लोग शीर्षक ही देख रहे हैं, इस चैप्टर का ही नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। क्योंकि पहले नंबर चैप्टर में भी हम आपको सत्ता में साझेदारी का मतलब समझा चुके हैं। तो यदि आप लोग पहला नंबर चैप्टर देखे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर से हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। सत्ता कहने का मतलब तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि सत्ता कहने का मतलब होता है कि जो राजा होता है। कहने का मतलब कि जिसके पास सत्ता होता है, जिसके पास कुर्सी होता है, जिसके पास पूरा पावर होता है, समझिए कि वही सत्ता हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि बिहार का सत्ता किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। उत्तर प्रदेश का सत्ता किसके पास है? आदित्यनाथ योगी के पास है। उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भारत का सत्ता किसके पास है? तो नरेंद्र मोदी के पास है। तो इसे ही सत्ता कहते हैं। और सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखा जाए। जो हक निम्न वर्गों को दिया जाए वही हक ऊंचे वर्गों को भी दिया जाए। यानी कि जितने सारे भी वर्ग हैं समाज में, जितने सारे भी जाति हैं समाज में, सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए। अगर कुछ भी हो तो उसका बंटवारा समान रूप से किया जाए। इसे ही कहते हैं सत्ता में साझेदारी। और लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों जरूरी है और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। क्योंकि चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखेंगे कि यह क्यों जरूरी है, यानी कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। और इसके बाद देखेंगे कि लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप यह भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाएंगे एक एक बात को। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, कह रहा है कि किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी कि समाज में जितने सारे भी वर्ग होते हैं सभी को एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, एक समान पावर दिया जाता है, एक समान हिस्सेदारी दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। ऐसे आप लोग साझेदारी यानी कि जो सत्ता में साझेदारी होता है, इसका मतलब आप लोग बंटवारा समझ लीजिए। जिस प्रकार से घर में बंटवारा होता है तो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से यदि सत्ता में भी साझेदारी होता है, सत्ता में भी बंटवारा होता है, तो बराबर बराबर भागों में सभी चीज को बांटा जाता है। मान लिया जाए कि समाज में बहुत तरह के वर्ग होते हैं, जैसे जनरल हो गया, BC1, BC2, OBC, SC, ST। तो कहने का मतलब जितने प्रकार के भी वर्ग होते हैं, जितने तरह के वर्ग होते हैं, सभी को समान हिस्सेदारी दिया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी
साझेदारी क्यों जरूरी है? तो देखिए, सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपसी टकराव या फिर आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है इसमें आपसी टकराव न हो, आपसी मतभेद न हो, इसलिए इसको सुलझाने के लिए ही सत्ता में साझेदारी किया जाता है। जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण रख रहे हैं, आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अभी सत्ता किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार जो भी जाति से बिलोंग करते हों, अगर वो पूरा के पूरा उनका जो मंत्री है, उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है, यदि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जाति से भरा हुआ रहेगा तो बाकी दूसरे जाति वाले जो होंगे वह विद्रोह कर देंगे। वे तो बोलेंगे कि यहाँ पर साझेदारी नहीं हो रहा है, यहाँ पर अच्छे तरीके से बंटवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ अपने जाति वाले को देख रहे हैं, दूसरे जाति वाले से तो उनको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए कि जो लालू यादव हैं वो यादव हैं, ठीक है, अगर उनके मंत्रिमंडल में उनके पास जितने सारे भी मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर सभी के सभी यादव ही रहेंगे तो लोग बोलेंगे ना कि सिर्फ तेजस्वी यादव हैं या फिर जो लालू यादव हैं सिर्फ यादवों को वैल्यू देते हैं, दूसरे जाति को तो वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए सत्ता में साझेदारी होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि चुनाव आ गया, तो चुनाव आ गया तो तेजस्वी यादव जो हैं या फिर जो नीतीश कुमार हैं सिर्फ अपने जाति वाले को टिकट नहीं देंगे, समाज में जितने सारे भी जाति होते हैं सभी को समान दृष्टि से देखेंगे और सभी को समान दृष्टि से टिकट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यादवों को ज्यादा टिकट देंगे, भूमियार को कम टिकट देंगे, जो ओबीसी में आते हैं उनको और कम देंगे, इस प्रकार से नहीं होता है। सत्ता में साझेदारी होता है यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। जितना वैल्यू उच्च वर्ग को है उतना ही वैल्यू निम्न वर्ग को है, जितना ज्यादा संख्या उच्च वर्ग का है उतना ही ज्यादा संख्या निम्न वर्ग का रहेगा, और जितना ज्यादा संख्या रहेगा या फिर जितना कम संख्या रहेगा उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी का होना क्यों आवश्यक है। इसे हम लोग दो तर्क के माध्यम से समझेंगे। पहला तर्क है उपाय और दूसरा तर्क है नैतिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उपाय देखते हैं कि सत्ता में साझेदारी करने से क्या फायदा होता है। देखिए, कह रहा है कि यह आपसी टकराव या फिर आपसी विरोध या फिर आपसी हिंसा को रोकने का कार्य करता है, यानी कि आपस में तो टकराव बिल्कुल नहीं होने देता है सत्ता में साझेदारी। उसके बाद दूसरा है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, यानी कि समाज में जितने सारे भी वर्ग हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको एक समान अधिकार दिया जाता है। उसके बाद देश में शांति बनाए रखता है। जाहिर सी बात है कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा, सभी को समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तो कभी भी देश में शांति हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सत्ता में साझेदारी है वह देश में शांति भी बनाए रखता है। उसके बाद अगला है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा संख्या में है वो दबा देंगे कम संख्या वालों को, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे अल्पसंख्यक रहें या फिर बहुसंख्यक रहें, दोनों आजादी से अपना जीवन जीते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अल्पसंख्यक वाले जो हैं वह बहुसंख्यक वाले से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इस सत्ता में साझेदारी का जरूरत पड़ता है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो बहुसंख्यक वाले तो अल्पसंख्यक को ऐसे ही दबा देंगे। तो इससे बचने के लिए भी सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हम आपको बताए जिसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। अब हम लोग नैतिक कर्तव्य देख लेते हैं कि यहाँ पर जो नैतिक रूल है इसके तहत सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। तो देखिए, कह रहा है कि क्या सही है या फिर क्या गलत है, यह फैसला सुनाने में भी अहम योगदान होता है सत्ता में साझेदारी का। ऐसा नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके पक्ष में फैसला नहीं होगा, जो बहुसंख्यक हैं उनके पक्ष में फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? तो सत्ता में साझेदारी के चलते ही ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। हम आपको शुरू में ही बताए कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से यदि लोकतंत्र से सत्ता की साझेदारी निकल जाए तो फिर समझिए कि लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा, लोकतंत्र तितर बितर हो जाएगा। तो यहां से भी आप लोग समझ गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है।
उसके बाद कह रहा है कि सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि सभी नागरिक एक समान हैं। अमीर, गरीब, काला, गोरा, शिक्षित, अशिक्षित सबको समान अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो काला है उनको कम अधिकार होगा, जो गोरा है उनको ज़्यादा अधिकार होगा, जो गरीब है उनको कम अधिकार होगा, जो अमीर है उनको ज़्यादा अधिकार होगा। सत्ता में साझेदारी जब होता है तो इस प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है। उसके बाद अगला है कि यह देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है, यानी कि जो सत्ता में साझेदारी होता है वह देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। और उसके बाद है कि लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है तो यह लोकतंत्र को तो मजबूत करेगा ही। इसलिए जो सत्ता में साझेदारी होता है वह लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो यहां से जो पहला नंबर प्रश्न था कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, एक एक बात समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट करके हमको बता दीजिए कि पहला नंबर प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। और चलिए, यदि आप लोग पहला नंबर प्रश्न समझ गए हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, जो कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जितना प्रश्न हम आपको बताते हैं दूसरा नंबर चैप्टर से, उससे ज्यादा एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 2 या 3 पार्ट में यह वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की अहम भूमिका होती है। आप लोगों को अभी तक तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी की बहुत अधिक भूमिका है लोकतंत्र में। कह रहा है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो वह भ्रष्ट हो जाता है। आप लोग खुद सोच करके देखिए कि जब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी न हो तो नेता भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, आप लोग सोच करके देखिए कि जब नीतीश कुमार सिर्फ अपने जाति वाले को ही टिकट देना शुरू कर देंगे तो नीतीश कुमार भ्रष्ट होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात है कि भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो दूसरे जाति वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सोचेंगे कि हमारा ही जाति है जो एक समान है, हम अपने जाति के बल पर ही जीते हुए हैं, हमको दूसरे जाति से कोई मतलब नहीं है। तो फिर समझिए कि वह नेता भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? उनके मन में जो आएगा, जो करेंगे, जो काम होगा, जो काम कर लेंगे, जो बिल पास कराना होगा, जो बिल पास कर लेंगे। इसका मतलब है कि वह भ्रष्ट हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि अगर सत्ता में साझेदारी न हो या फिर सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास चला जाए या फिर एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो वह भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है। तो चलिए इसके महत्व के बारे में हम लोग यहां से समझते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है, यानी कि जो सत्ता में साझेदारी होता है यह राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत करता है। जो लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, इसमें जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत करने का काम करता है सत्ता में साझेदारी। उसके बाद आपसी मतभेद को दूर करता है, आपसी टकराव ना हो इस पर भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद चौथा है कि राज्य की जनता को जागरूक करता है, यानी कि सत्ता में साझेदारी जो है वह राज्य की जनता को भी जागरूक करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व है। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब जो तीसरा नंबर प्रश्न है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। गठबंधन की सरकार के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे, जिसमें 2 दल, 3 दल, 4 दल, 5 दल मिलकर के जो सरकार बनाता है उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे अभी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार को तो पूरा सीट नहीं आया था, फिर भी वो मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? क्योंकि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए हैं। भाजपा का जो सीट है और जो नीतीश कुमार का पार्टी जदयू का जो सीट है, दोनों को मिलाकर के यह अपना सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गठबंधन की सरकार हम उसे ही बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलाकर के सरकार बनाता है, उसे ही हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं।
तो चलिए हम लोग समझते हैं कि गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर के सरकार बनाती है जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1990 ईस्वी के बाद मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे, ध्यान रखिएगा। कह देगा कि गठबंधन की सरकार की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है, तो आप लोगों को बताना है 1990 ईस्वी से। कह रहा है कि गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी का प्रमुख आधार जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनका रीति रिवाज और रहन सहन अलग अलग होता है। गठबंधन की चर्चा सरकार निर्माण के सिद्धांत में किया जाता है, यानी कि पहले चर्चा नहीं किया जाता है कि गठबंधन करना है। जब सरकार नहीं बन रहा होता है उस समय गठबंधन किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का 30 सीट आया, तो 30 सीट से तो कभी भी सरकार नहीं बनेगा, आधा से अधिक सीट आना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के जितना सीट है उसमें आधा से अधिक सीट यदि आता है तो ही वह सरकार बना सकता है। तो नीतीश कुमार का 30 सीट आ जाएगा, इससे सरकार तो नहीं बन सकता है। तो वह क्या करेगा कि भाजपा के साथ गठबंधन कर लेगा। अगर मान लिया जाए कि भाजपा का 80 सीट है तो भाजपा को भी अपने में मिला लेगा। अब जोड़ लीजिए आप लोग कि 80 या 30 कितना हो गया, 110 सीट हो गया। अगर इससे भी नहीं पूर्ति हो रहा है तो वह लोजपा को मिला लेगा, रालोसपा को मिला लेगा या फिर कोई भी अदर पार्टी को मिला लेगा, जिससे कि उसका सरकार हो जाए, उसकी बहुमत साबित हो जाए और वह अपना सरकार बना ले। तो इस प्रकार से गठबंधन किया जाता है। तो कह रहा है कि गठबंधन की जो चर्चा होती है वह सरकार निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। जब सरकार बनाया जाता है उस समय कि यदि हमारा बहुमत साबित नहीं हो रहा है तो हम दूसरे पार्टी वाले से गठबंधन कर लेंगे। आजादी के बाद सत्ता में कांग्रेस की सरकार रही है। जब से आजादी हुआ है यानी कि 1947 ईस्वी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। और कांग्रेस ने ही सन 1971 में एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटा नहीं बल्कि बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो वादा किया था कि गरीबी को हटाएंगे, तो गरीबी तो नहीं हटा बल्कि बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गया, वस्तुओं के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए। अतः गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है। आप लोग खुद सोच करके देखिए, जब कांग्रेस राज्य कर रहा था तो यानी कहने का मतलब कि कांग्रेस तो किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का तो पूर्ण बहुमत था, तो उसके मन में जो आता था जो करता था। लेकिन जब से गठबंधन की सरकार बना, जब से गठबंधन हमारे लोकतंत्र में आया, उसके बाद से क्या हुआ कि भारतीय राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव आया और लोग ठीक ढंग से काम करना शुरू कर दिए। इसलिए गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति के लिए शुभ माना जाता है। तो आपके लिए जो तीसरा नंबर प्रश्न था यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक होते हैं या फिर कौन कौन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीसरा नंबर प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट न होने देना ही भाषा नीति कहलाता है। यानी कि भाषा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई विकास का कार्य, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? भाषा नीति कहते हैं। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में 114 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का मनाही होने के बावजूद भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि भारत के संविधान में साफ तौर से लिखा गया है कि कोई भी सरकारी कामकाज होगा उसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी सरकारी कामकाज होगा वह सिर्फ हिंदी भाषा में ही होगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा का यूज होता है। यानी कि अंग्रेजी भाषा में भी सरकारी कामकाज होते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा में कामकाज होने के चलते ही तमिलनाडु राज्य में आंदोलन हो गया था। क्योंकि तमिलनाडु में क्या हुआ था कि बहुत सारे सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी में काम होते थे, जिसके लिए लोगों ने आंदोलन भी किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों भाषाओं को मान्य दे दिया गया। यानी कि जब देखा सरकार ने कि बहुत जगह आंदोलन हो रहा है अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के, क्योंकि कहीं पर मांग था कि अंग्रेजी भाषा में भी काम होना चाहिए और कहीं पर मांग था कि नहीं, सरकारी काम जो हो भी होगा वह सिर्फ हिंदी भाषा में होगा। तो इस वजह से बहुत जगह आंदोलन हो गया और अंततः सरकार को दोनों भाषाओं को मान्य देना पड़ा।
पड़ा, यानी कि अंग्रेजी में भी काम होगा और हिंदी में भी काम होगा। तो इसी को भाषा नीति बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भाषा नीति से भी आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाषा नीति क्या होता है। अब उसके बाद जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा प्रश्न है आप लोग ध्यान से समझिए और बिल्कुल आपको इसे याद कर लेना है, चाहे जैसे भी हो इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। कह रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, इसके बारे में बताएंगे। फिर मौलिक अधिकार के बारे में भी बताएंगे, अनुसूची के बारे में भी बताएंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में भी बताएंगे, भाग के बारे में बताएंगे, संघ विषय के बारे में बताएंगे और राज्य विषय के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, संविधान को दो भागों में बांटा गया, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। मूल संविधान कहने का मतलब कि जब हमारा संविधान बना था उस समय की बात है, और वर्तमान संविधान कहने का मतलब कि अभी संविधान जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था उस समय उसमें 395 अनुच्छेद था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, या फिर पूछ देगा कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम लोग मूल संविधान कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 395 था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ा करके 465 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था, यानी कि जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार था। अब उसमें एक को घटा दिया गया है और बच गया है सिर्फ 6, यानी कि वर्तमान संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 था, लेकिन वर्तमान संविधान में 4 बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी जो है वह अनुसूची 12 है। उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य अभी कितना है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय शायद 0 मौलिक कर्तव्य था। चलिए उसके बाद भाग वाइज, यानी कि संविधान में कुल कितने भाग थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और यहाँ पर वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि संघ विषय की बात करें तो मूल संविधान में 97 संघ विषय था और वर्तमान संविधान में 100 संघ विषय है। और यदि राज्य विषय की बात करें तो 66 था मूल संविधान में और 61 है अभी वर्तमान संविधान में। तो इसको आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, अनुसूची कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, संघ विषय कितने हैं और राज्य विषय कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अनुसूची संख्या भी ध्यान रखिएगा कि कौन से अनुसूची संख्या में क्या चीज लिखा हुआ है। जैसे संविधान के अनुसूची संख्या 1 में यह वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। उसी प्रकार से अनुसूची संख्या 2 में वेतन के बारे में वर्णन किया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उनके वेतन के बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची संख्या 2 में। उसी प्रकार से तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में वर्णन किया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, या फिर जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ ग्रहण किस प्रकार से करेंगे और शपथ ग्रहण में क्या बोलेंगे, इन्हीं सभी विषयों के बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची संख्या 3 में। उसी प्रकार से अनुसूची संख्या 4 में राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 5वां नंबर अनुसूची में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से अनुसूची संख्या 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के आदिवासियों के लिए आरक्षण का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग 7वें अनुसूची संख्या की बात करें तो इसमें समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार के समवर्ती सूची होते हैं, जिसके बारे में अगले प्रश्न में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। उसके बाद अनुसूची संख्या 8 में भाषा के बारे में बताया गया है। अनुसूची संख्या 9 में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। अनुसूची संख्या 10 में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। और आपके परीक्षा में अनुसूची संख्या 10 ही ज़्यादा बार पूछा गया है और आपके लिए 10 अनुसूची संख्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि दल बदल कानून वाला। ध्यान रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में दल बदल कानून के बारे में लिखा गया है, तो आप लोगों को बताना है अनुसूची संख्या 10 में।
उसके बाद अनुसूची संख्या 11 में पंचायती राज के बारे में वर्णन है और अनुसूची संख्या 12 में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप लोग अनुसूची संख्या को तो ध्यान रखेंगे ही, उसके बाद मूल संविधान और वर्तमान संविधान के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, अनुसूची अनुच्छेद, ये सभी चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे देख लीजिए, आप लोगों को हम यहां पर क्या बताए थे कि मूल संविधान में अनुसूची कितना था, 8 था, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। तो यहां पर 12 अनुसूची के बारे में हम आपको बता दिए। देख लीजिए यहां पर कुल मिलाकर के 12 अनुसूची के बारे में हम आपको बताए। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी हम आपको बताए कि सूची की संख्या के बारे में हम आपको अगले प्रश्न में बताएंगे। तो यहां पर अगले प्रश्न में तो बताएंगे ही साथ अगले वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि यहां तक आप लोग यदि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो फिर अगले क्लास में समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अगले क्लास में आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो भी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है। यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।